ज्ञानवापी पर अहम सुनवाई और इससे जुड़ा ये महत्वपूर्ण पहलू आपको जरूर समझना चाहिए। मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई हो रही है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन पर भी सुनवाई। 35 बिंदुओं पर प्रतिवादी पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जा चुकी हैं और आज 35 बिंदुओं से आगे की दलील पर सुनवाई होने वाली है। कुल 56 ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्रतिवादी पक्ष को दलील देनी है। सीडी लीक विवाद पर भी जिला अदालत में सुनवाई आज होने वाली। तो क्या पृष्ठभूमि है, आगे की राह क्या बनती दिखाई दे रही है, सुनवाई में किस पक्ष की तरफ से क्या कहा जा सकता है और आगे इसमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये महत्वपूर्ण जानकारी देंगे वाराणसी कोर्ट से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन। रेखा अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं और जस्टिस जकीउल्लाह खान संविधान विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। शंभुनाथ शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और कुमार आपके साथ इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। क्या अपडेट है, दोनों तरफ से क्या महत्वपूर्ण बातें आज कोर्ट में रखी जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहली अपडेट तो ये है दिनेश कि अभी कोर्ट परिसर में जो वादी पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, वो आ चुके हैं। इसके साथ प्रतिवादी पक्ष के जो वकील अभयनाथ यादव और दूसरे हैं वो सब आ चुके हैं और जज साहब आ चुके हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो पूरा का पूरा मामला है उसमें 35 बिंदुओं तक जो 56 बिंदु हैं कुल जो वादी पक्ष की तरफ से डाले गए थे, उन पर दलील जो है प्रतिवादी पक्ष की तरफ से दिया गया था और 2 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी। आज तीसरे दिन भी जो है प्रतिवादी पक्ष को समय दिया गया है और आज वो अपनी दलील आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखना है कि प्रतिवादी पक्ष की दलील कितनी दलील दे पाते हैं। मतलब साफ है कि अगर 56 बिंदु है तो आज और कितनी बिंदुओं पर वो आगे जा पाते हैं। संभव है आज वो पूरी बिंदुओं पर अपनी पक्ष रख लें या संभव है 1-2 दिन का और वक्त लें, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वादी पक्ष का अब भी मानना है कि ये पूरा केस मेंटेनेबिलिटी के तहत आता है और अब तो वादी पक्ष इससे एक कदम और आगे कि यदि केस मेंटेनेबिलिटी के तहत आता है तो सबसे पहले इस पूरे मामले की एएसआई से जांच कराई जानी चाहिए। इसके लिए भी वो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और वो आगे की तैयारी कर रहा है। जबकि प्रतिवादी पक्ष का साफ कहना है कि हम जो दलील रख रहे हैं उस दलील के बाद उन्हें नहीं लगता है कि कोर्ट जो है मेंटेन इस केस को कर पाएगा। ऐसे में किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इन सब के बीच एक और अहम डेवलपमेंट है, जो सीडी लीक हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी, उसको लेकर भी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि ये सीडी कैसे लीक हुई इसकी जाँच कराई जाए। तो संभव है आज अदालत उस पर भी कोई फैसला ले, क्योंकि पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि 4 जुलाई को आइए, इस मामले पर 4 जुलाई को हम कुछ करेंगे। अब आज किस मामलों को पहले सुनते हैं, किन किन मामलों को इंटरमीडिएट स्टेज पे सुनते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पे ही बहस होती रहती है, यह सब कुछ निर्भर करेगा अभी जो कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद। और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब आगे ये पूरी की पूरी कार्रवाई बढ़ती है। दिनेश, अब आपके पास मैं दोबारा लौटूं, उससे पहले जस्टिस जकीउल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाता हूं। ये महत्वपूर्ण बात है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस। प्रतिवादी पक्ष को ये उम्मीद है कि इसमें असल में ये मेंटेनेबल ही नहीं है केस और इसमें आगे किसी बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ से ये कि मेंटेनेबिलिटी तो छोड़िए, अब इससे आगे की बात कीजिए। जस्टिस जकीउल्लाह, आपका तजुर्बा इस मामले में क्या कहता है? कोर्ट में जब ये आगे बात चलेगी तो ये किस तरफ जाती नजर आएगी? ऐसा है कि सबसे पहले इसके एनालिसिस करने से पहले 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। दूसरी बात ये कि इसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स देख के ही अपना एनालिटिकल डिडक्शन निकाला जा सकता है। कोर्ट में क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, हमें ना कोर्ट में जो पेंडिंग है उससे मतलब है। तो उसके चक्कर में फैक्चुअल मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो आप द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को इस पर देखना ज़रूरी है। इसके ऑब्जेक्ट एंड रीज़न में क्लियरली दिया हुआ है कि 1947 में जब अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय क्या पोजीशन थी, वो पोजीशन मेंटेन रहेगी और 11/7/91 को जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जो पोजीशन थी वो पोजीशन मेंटेन रहेगी और जो अगर कोई मैटर चल रहा है तो स्टैंड डिसमिस समझा जाएगा, अबेटेड समझा जाएगा। इसलिए ये 2 बातें तो क्लियर हैं कि 1947 के स्थिति के अनुसार निर्णय दिया जाएगा और 11/7/91 में जो एक्ट पास हुआ, एक्ट 42 ऑफ 1991, उसके हिसाब से ये वो मामला चलने लायक नहीं है जिसमें कि ये चैलेंज किया गया है। अब ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ये है
इसमें केवल एक एक्सेप्शन दिया गया था, वो राम जन्मभूमि वाला मामला, बाकी सारे एक्ट इसमें कवर्ड थे। अब ये सवाल ये कि जब तक ये एक्ट एग्जिस्टेंस में है और एग्जिस्टेंस में रहेगा तब तक इसके खिलाफ कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर व्हेन ए लॉ हैज़ प्रोवाइडेड अ थिंग टू बी डन इन सर्टेन मैनर दैट शैल बी डन इन दैट मैनर और नॉट एट ऑल। जो अगर कानून में कुछ दिया गया है तो कानून को हमें उसको सम्मान करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कानून जब तक लागू है जब तक इसको सेट असाइड न किया जाए। अभी तक ये सेट असाइड नहीं हुआ और ये पोजीशन मेंटेन है, इसलिए इस संबंध में कोई भी दलील इसमें मेंटेनेबल नहीं है और ना ही कोई इसमें हो सकता है। अब किन सर्कमस्टांस में वाराणसी कोर्ट में केस किया मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और बात हो या कोई बात हो। लेकिन जहाँ तक इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का प्रश्न है, ये एग्जिस्टेंस में है और इसके अनुसार कोई भी मामला यहाँ दायर नहीं किया जा सकता, और जो भी दायर किया जाता है वो वार्ड बाय लॉ होगा और कानून के हिसाब से के मुताबिक। आपने ये जो बात कही है, आपने ये डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है। जाहिर है ये मामला अदालत में है तो अदालत ही सक्षम है इस बारे में ये तय करने के लिए कि किया क्या जाना चाहिए। लेकिन सामने जो तथ्य उनके हवाले से अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर जस्टिस ज़कीउल्लाह ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये मेंटेनेबिलिटी इसकी है या नहीं है। हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, ये अगर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही सिर्फ इस एक्ट की रोशनी में जैसा कई लोगों की तरफ से समझा जा रहा है सिर्फ वैसा ही मामला होता तो फिर यहाँ तक पेचीदगियाँ आती ही नहीं। इस बारे में जब आपकी कानून के अलग अलग जानकारों से बात होती है, क्योंकि इसमें एक बीच में मसला ये भी आया कि एएसआई और इसमें इस तरह की जगहों के मेंटेनेंस के संदर्भ में जो इसमें एक क्लॉज है, अब क्या स्थितियां स्पष्ट हैं या वाकई मेंटेनेबिलिटी वाला ये मामला अभी सबसे बड़ा पेच रहेगा? देखिए, मैं तकनीकी रूप से तो बहुत बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन जितनी मेरी वकीलों से बात हुई और अगर इस केस के पिछले हिस्ट्री को देखें तो आपको याद होगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि हर किसी को इस बात का जानने का हक है कि उसके धार्मिक स्वरूप का चरित्र क्या है। और अगर आपको याद हो कुमार, आपको क्या कुछ देर अभी मैं शंभुनाथ जी से मैं जरा इस पर टिप्पणी ले लूं, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आपने वकीलों से जो बात की है उसको प्लीज बताइएगा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा शंभुनाथ शुक्ला जी से, अभी उनका फ्रेम मिल नहीं रहा था और इससे पहले कि उनका फ्रेम दोबारा जाए मैं उनसे जान लेना चाहता हूं। शंभुनाथ शुक्ला जी, इसमें जो ये बातें कही जा रही हैं, एक्चुअली देखा जाए तो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी देखने और उसका इंटरप्रिटेशन का अपना अपना तरीका भी है कई लोगों का। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जो जैसा था, अगर वैसी बात की जा रही है तो वहां शिवलिंग पहले से था और वहां ये त्रिशूल के निशान पहले से थे और यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर अंदर पहले से है, लिहाजा इसको उस रोशनी में उस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि इसमें इंटरप्रिटेशन की और पॉइंट ऑफ व्यू की बड़ी गुंजाइश है? जैसे गुंजाइश तो है ही, तभी ये जो केस गया है कोर्ट में इसीलिए गया है कि वहाँ भी वकीलों को लगा होगा, याचिकाकर्ताओं को लगा होगा कि इसमें गुंजाइश है। जो 1947 का एक्ट है या 1991 का एक्ट है, तो लोगों इसी को लिहाज से कि भाई एक तो धार्मिक भावनाओं का मामला है और चूंकि ये दोनों चीजें साबित होती जा रही हैं कि वहाँ पे श्रृंगार गौरी का मंदिर तो था ही और मंदिर था, तो ये सारी चीजें मिला करके ही कोर्ट में गए हैं। असली चीज एक जो आएगी लीक वाला मामला कि वीडियो लीक कैसे हुआ, उस पर मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस हो सकता है आज हो कि वीडियो लीक करने से क्या स्थितियां बनी हैं। बाकी उसमें इस बात को तो लेके कोई मुद्दा है ही नहीं कि कोर्ट में ये मामला क्यों गया, क्योंकि क्लियर कट बात है कि 47 पहले क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है, या क्योंकि उनका भी कहना है कि भाई तो ऐतिहासिक रूप से मंदिर था ही, इसलिए मुझे लगता है कि इसको लेकर के आज क्या के बारे में कोई संशय होगा, संशय होगा तो ये वीडियो लीक वाला मामला। अब ये वीडियो लीक वाले मामले में भी कुमार कुंदन के पास में चलूंगा और उनके पास जाकर इसमें और तफसील से जानकारी लेते हैं। अभी तक जो 35 बिंदुओं पर सुनवाई हुई है उनमें से उन 35 में से कौन से सबसे ज्यादा अंडरलाइन किए जा सकने वाले बिंदु हैं, और आगे अब जो, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि करीब 56 बिंदु हैं, तो इसमें से कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर आगे सुनवाई होनी है? जरा देखिए ज्ञानवापी में अब तक क्या क्या अहम हुआ, इससे आपको आगे की चर्चा को समझने के लिए और पर्सपेक्टिव मिलेगा। 5 महिलाओं ने अदालत में याचिका दाखिल की थी, यहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के मंदिर में पहुंचकर पूजन की अनुमति उन्होंने मांगी थी। और इसमें फिर क्या हुआ था? 8 अप्रैल 2022 को वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर
नियुक्त किया गया था, जिनको एडवोकेट कमिश्नर भी कहते हैं, लोकल कमिश्नर भी कहते हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में कमीशन की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। उनका ये कहना था कि ये कमीशन आगे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसमें आगे कोई इनिशिएशन होना ही नहीं चाहिए। अब 20 अप्रैल 2022 हाई कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 26 अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को कमीशन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया और 6 मई 2022 को 2.5 घंटे तक कमीशन की कार्रवाई हुई। ज्ञानवापी में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ। 7 मई 2022 कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर सवाल उठाते हुए प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी। 12 मई 2022 को कोर्ट ने 17 मई से पहले ज्ञानवापी समेत पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। 14 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ और राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर उसका सर्वे करवाया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। यहां पर राउंड 2 में 15 मई 2022 को राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू वाली जगह के साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। 16 मई 2022 को तीसरे दिन 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया और वादी पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील कर देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत करे। मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत करे। अब ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के तहत आज वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई के तहत वहां पर उस मोड़ पर आज पूरा मामला खड़ा हुआ है। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ रेखा जी जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, आपका अनुभव, आपका तजुर्बा, अब जिस जंक्शन पे ये मामला है और दोनों ही तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, उसके आलोक में क्या ऐसा है जो आपके हिसाब से हाईलाइट करने वाला है? देखिए, मैं तो अभी कहूंगी कि जैसे पहले स्पीकर ने भी कहा था कि मामला अभी सब जुडिस है और अभी कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा, सही नहीं होगा एक वकील होने के नाते कि इसके ऊपर जो मामला कोर्ट के अंदर लंबित है उसके ऊपर कमेंट किया जाए। ये जो लीक होने वाला मामला है, ये जरूरी चिंता वाला मामला है, किस तरीके से लीक हो गया था। और परंतु ये जो सारा का सारा मामला जो है, जो कोर्ट्स है, ये जो एविडेंस है उसके आधार पर करने वाली है। मुझे अपनी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती इस पक्ष ये होगा कि उस पक्ष के लिए होगा। कोर्ट जो है वो किसी भी धार्मिक अपने जो बेंट ऑफ माइंड के ऊपर नहीं जाती है कि भाई ये ज्ञानवापी जो था ये मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ रेखा मैम, उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मामला सब जुडिस है और जाहिर है वहां जो होगा वही सामने आएगा और सबके लिए शिरोधार्य होगा, बात सही है। लेकिन इस देश के आम नागरिक की हैसियत से भी और एक लेमैन के लिए भी मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एक प्रोविजन हमारे कानून में जो है, उस प्रोविजन को लेकर एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग और उसमें इंटरप्रिटेशन या पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए गुंजाइश, इस हिसाब से चीजों को एक लेमैन को कैसे देखना चाहिए? मैं देखिए, जो कानून जो है वो एक कंटिन्यूसली, जिसको कहते हैं ना कि कहीं पर भी वो जिसके कानून की यही सुंदरता है हमारे लीगल सिस्टम की। और जो हम एलएलबी का कोर्स भी करते हैं जब हम स्टूडेंट होते हैं, जो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो जो है हमेशा डेवलप करती रहती है। तो ये हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो ये एक इंटरप्रिटेशन है वो ही सही है, या किसी पर्टिकुलर जज का या किसी वकील का या किसी पक्ष को जो देखने का जो तरीका है किसी सेक्शन का एक फुल एंड फाइनल है। लॉ जो होती है ना, जैसे हमें उनकी एक गंगा की तरह कहते हैं कि चराई बहती, तो गंगा की तरह एक समुद्र के एक रिवर की तरह, एक नदी की तरह कानून भी जो है हमेशा बहता रहता है, कहीं पर भी स्थिर नहीं रहता है। तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन को अगर हम इसमें आजमाते हैं और लगाते हैं तो उसके आधार के ऊपर आखिर के अंदर जो जज इस मामले की पैरवी को सुन रहे हैं और जो वकील जो अपने अपने पक्ष की पैरवी कर रहे हैं, वो हर पक्ष अपने उस कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। पर आखिर के अंदर ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इंटरप्रिटेशन किस तरीके, उस कानून का किस तरीके किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही तरफ से अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जाहिर है
सत्य मानते हुए उसके संदर्भ में दलीलें दी जाएंगी और उसको सुनने के बाद कोर्ट अपने जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से उसको डिलीवर करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में दोनों ही तरफ से जो बातें अभी तक कही गई हैं और ये भी दिखाई देता है कि किसका पक्ष एक कॉमन अप्रोच समझ लीजिए, कॉमन सेंस समझ लीजिए कि इसमें ये भी दिखाई देता है आम लोगों को जो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि कौन अभी तक अपनी बातों को लेकर ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या इस हिसाब से कुंदन जो आप कह रहे थे, कानून के जानकारों से जो आपकी बात हो रही है, किसी ने कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है क्या जो आपको लगता है कि जिसका मेंशन ज़रूर होना चाहिए? देखिए, जो कानून के जानकार यहाँ के हैं स्थानीय स्तर पर, उनका साफ कहना है कि जो पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को लेकर इंगित किया था कि हर उस शख्स को ये जानने का हक है कि किसी भी जगह पर अगर पूजा अर्चना हो रही है या अगर नहीं हो रही है किसी वजह से, तो उसका धार्मिक चरित्र क्या रहा है। और ये जो श्रृंगार गौरी देवी का पूरा मामला है, यह उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय वकील हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से इशारा कर चुका है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरे चीज़ों का लोग हवाला दे रहे हैं, उसके तहत भी, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को यह जानने का हक है कि उसका स्वरूप क्या है। और अगर ये जानने का हक है तो उसके लिए फिर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया से गुजरनी चाहिए। और यह इसके लिए पूरा का पूरा केस मेंटेनेबिलिटी के तहत आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कुंदन कही है और मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड करूंगा। आप ही उस दिन मेरे साथ जब हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को हम तक पहुंचा रहे थे और आपने ये कहा था कि उस दिन कोर्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस में से एक ये भी था कि जब एक दलील दी गई कि देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब जहां पर बात आई थी, तो ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था कि देखिए अगर आप इस बारे में जाएंगे तो फिर मुश्किलें आ सकती हैं। ये बात कही गई, ये बात बहुत खास तौर से कही गई थी। क्या इसी का हवाला आप दे रहे हैं इस वक्त? निश्चित रूप से इसी का हवाला दे रहा हूं और एक और जानकारी दे रहा हूं दिनेश आपको। इस पूरे मामले में आज 10 और लोगों ने पक्षकार बनने की अपील की है कोर्ट से। अब कोर्ट उस अपील को किस तरीके से देता है, 10 की याचिका एक्सेप्ट करता है, खारिज करता है, अलग बात है। लेकिन 10 और लोग जो है इस पूरे मामले में आप याचिका बनने के लिए अपील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अश्विनी उपाध्याय हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, वो भी कल यहाँ आ रहे हैं इस पूरे मामले में पक्षकार बनने के लिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला वो यहाँ पे अपना देने जा रहे हैं लोअर कोर्ट में भी। तो निश्चित रूप से जिस बात का जिक्र हो रहा है, ये सब जिक्र सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेबिलिटी को लेके हो रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है अलग अलग प्रावधानों के तहत कि यह मेंटेनेबिलिटी में आता है अथवा नहीं है। अगर एक बार केस मेंटेनेबिलिटी में आ जाता है, तब एक तरह से कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया फिर से वो शुरू होगी और अगर मेंटेनेबिलिटी में नहीं आता है तो फिर ये सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस हिसाब से सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से समय दिया जा रहा है, खास करके मैं देख रहा हूँ प्रतिवादी पक्ष 4 घंटे तक से है पूरे के पूरे मेंटेनेबिलिटी पे अब तक वो कह चुका है और आज भी प्रतिवादी पक्ष को ही सबसे पहले समय दिया गया है। तो निश्चित रूप से जज जो है बहुत इत्मीनान तरीके से पूरे मामले को सुन रहे हैं, किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर किन किन लोगों को और पक्षकार बनाया जाता है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अश्विनी उपाध्याय को भी सुना जाता है? क्या वादी पक्ष की तरफ से भी अब जो प्रतिवादी पक्ष की जो दलील है उस पर रिजॉइंडर देके और भी सुना जाता है? ये सब दिलचस्प पहलू है जिस पे जो है कोर्ट पे हम सबकी नजर जरूर रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कुमार कुंदन आपको बता रहे हैं और ये बात ध्यान देने वाली है कि क्या इसमें जो और याचिकाकर्ता बनना चाह रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या अश्विनी उपाध्याय जो कहना चाह रहे हैं उनको भी इस मामले में शामिल करके उनकी भी बात सुनी जाएगी क्या? और रेखा जी इस वक्त कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, प्लीज मैम। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि जहां तक मेंटेनेबिलिटी की बात है, वो कोर्ट की अपने विवेक के ऊपर है। कोर्ट मेंटेनेबिलिटी के मामले को पहले सुनती है कि सुनती है। कई बार होता है कि कोर्ट अपने विवेक के साथ कि हम पहले मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे को डिसाइड करेंगे। अगर मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे को पहले डिसाइड कर दिया जाता है तो सारे मामले का रुख ही और कुछ हो जाएगा। वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ मेंटेनेबल कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है कि नहीं। पर कई बार कोर्ट ये भी करती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, कि कोर्ट कहती है कि मेंटेनेबिलिटी का जो मामला है हम इसको प्रिलिमिनरी पॉइंट की तरह नहीं कंसिडर करेंगे और जो बाकी सारी दलीलें हैं उसके साथ में ही इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर
ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। रेखा मैम जो कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर मेंटेनेबिलिटी वाला मामला पहले तय हो जाए तो बाकी सब की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कई बार कोर्ट जो है इसको समानांतर रूप से इन तमाम चीजों को सुनता है जिसमें मेंटेनेबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है।